हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ सर्कुलर मोशन का तीसरा लेक्चर। और बच्चों आज हमारे तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? होता क्या है कि आपको अभी तक मैंने बताया कि अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, कैसा सर्कुलर मोशन हो रहा हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस यूसीएम, ठीक है? या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों ही केस में एक फोर्स अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन जरूर लगता है। कैसा एक्सेलरेशन लगता है अंदर की तरफ बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन लगता है अंदर की तरफ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो केवल सेंट्रीपिटल ही एक्सेलरेशन लगता है, और कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता। इसका मतलब अगर कोई पूछ दे कि नेट एक्सेलरेशन कितना है तो यही है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बट नॉन यूनिफॉर्म में मैंने आपको समझाया था कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल लगता है, टेंजेंशियली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है ये उसका नेट एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन ऐसा लगता है और यूनिफॉर्म में नेट यही रहता है। बच्चों आपको एक बात तो यहां क्लियर हो रही है कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक फिजिकल क्वांटिटी कंफर्म हमें मिल रही है। वो कौन है? वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है? तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होता है, इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही हो तो उसको एक सेंटर की तरफ फोर्स जरूर मिलना चाहिए। इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपको पता है v²/r। तो बच्चों जब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये क्या निकालेंगे? ये निकलेगा m × AC। FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, m v²/r। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। As centripetal acceleration is always acted towards the center, so we can say that the direction of centripetal force is also towards the center. किसी पॉइंट से, यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स देखना हो तो इधर होगा भैया। यहां से अगर देखना हो, ये बॉडी सपोज करो ऐसे मोशन कर रही है, यहां आ गई तो यहां पे क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ। यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। Means the direction of centripetal force is always towards center and its value required mv²/r। कहने का सेंस ये है कि अगर m मास की बॉडी v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में चल रही है जिसकी रेडियस r है, तो उस बॉडी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो कितना होगा? वो होगा mv²/r। अच्छा, चाहिए मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये फोर्स अगर नहीं मिला तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स द सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई, हमने कहा अर्थ सन के चारों तरफ रोटेशन करती है, ठीक है? अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, वो बात की बात है। अब ये जब चारों तरफ रोटेशन करती है तो इसको भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है बच्चों। वो कौन होता है?
वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है और इस अर्थ को इसके चारों तरफ घूमने में हेल्प किया करता है। अगर कभी ऐसा आप कुछ कर दें कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो बच्चों अर्थ इसके चारों तरफ नहीं घूमेगी, सीधा भाग जाएगी टेंजेंशियली। ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग से एक बॉडी अटैच की और घुमा दिया। इस बॉडी को भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग का टेंशन। मींस यहां पे जो टेंशन फोर्स है वो बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जहां सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होना कंपलसरी है। बच्चों मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है एटम का। न्यूक्लियस में आपको पता है ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ राउंड क्यों करते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। कितना? mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में होता है? तो यहां पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसको कैसा फोर्स मिलता है सेंट्रीपिटल का? इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, और समझिए, अगर किसी टर्न पे कार मुड़ रही है, ठीक है, ये कोई कार है सपोज कीजिए और ये किसी टर्न पे मुड़ रही है, तो बच्चों होता है क्या है, ये किसी सर्कुलर पाथ पे चलने लगती है टर्न पे। तो इस कार के जो टायर होते हैं ना रोड पे, इन पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इसका मतलब कुल मिला के हमने एक बात तो समझ ली, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। कोई ऐसा अलग से फोर्स आया नहीं है कि अभी तक हम समझते नहीं। ये कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल का काम कर देता है। तो सेंट्रीपिटल कोई स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है। यहां पे क्या होता है, कोई भी अदर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के रोटेशन में इलेक्ट्रिकल फोर्स सेंट्रीपिटल बन गया, कार के घूमने में फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल बन गया, बॉडी को जब डोरी से बांध के घुमाया, स्ट्रिंग से टाई अप करके इसको रोटेट किया तो क्या हो गया? टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। जब हमने अर्थ की बात की तो ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। इवन जब हम अपनी साइकिल को टर्न करते हैं ना तो वहां भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तुमने देखा होगा कि जो साइक्लिस्ट होता है वो टर्न्स में इनवर्ट, जैसे इधर मुड़ना है तो इस साइड अपनी बॉडी को इनवर्ट डायरेक्शन में लीन कर लेता है, थोड़ा सा झुका लेता है, बेंड कर लेता है अपनी बॉडी को। क्यों? क्योंकि वो बेंड करके अपने वेट का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स को दे देता है। नॉर्मल जो उसका रिएक्शन फोर्स होता है, रिएक्शन फोर्स, उस रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर देता है, तब वो टर्न पे घूम पाता है इजीली। यही वजह है कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स गायब करोगे, जैसे सपोज करो कार है ऐसे जा रही है, अगर अचानक मैं क्या करूं, फ्रिक्शन खत्म कर दूं, ऑयल डाल दूं रोड पे, ठीक है, बिल्कुल रोड को स्मूथ कर दूं, तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर कार मुड़ नहीं पाती, वो ऐसे सीधा चली जाती, धड़ाक से लड़ती है। क्यों? फ्रिक्शन ही नहीं मिल पाया भाई, फ्रिक्शन नहीं मिल पाया, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला, वो टेंजेंशियल पोजीशन में चली गई। आप इस स्ट्रिंग को कभी ब्रेक कर दीजिए घूमते हुए समय,
किस समय सपोज कीजिए ऐसे घूम रही है, आपने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक करेंगे फिर ये बॉडी इसके साथ सर्कुलर मोशन नहीं करने वाली, ये तुरंत यूं भाग जाएगी। ठीक है, अगर यहां से कोई ऐसा जुगाड़ फिट कर दें कि यहां से कोई इलेक्ट्रिक फोर्स को खत्म कर दें, तो इलेक्ट्रॉन फिर घूमेगा नहीं, सीधा बाहर टेंजेंशियली। इसका मतलब विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। सर हमने क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जो फोर्स हम जानते हैं उन्हीं में से कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव दोनों हो सकता है। भाई इलेक्ट्रिक जब सेंट्रीपिटल काम करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बट फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, वो कंजर्वेटिव भी फोर्स हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या है, अगर जानना है तो आपको मेरा वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर देखना पड़ेगा। खैर अभी तो मैं बात कर रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानना। अब जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्वेश्चन आता है, सपोज कीजिए आपसे कहा गया कि देयर आर 3 masses हैविंग मास 200 ग्राम ईच, मीन्स सबका मास m1 m2 m3, ये जो 3 मासेस हैं तीनों का मास कितना है 200 ग्राम। ग्राम का मतलब ये हो गया बच्चों 0.2 किलोग्राम, क्योंकि आपको पता है जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। कह रहे हैं कि दीज मासेस आर अटैच्ड विद 1 मीटर स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और 1-1 मीटर की स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, कह रहे हैं वी रोटेट इट, हमने इनको रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी, हमने इनको ऐसे रोटेट किया होगा। कितनी एंगुलर वेलोसिटी दे दी, तो उन्होंने कहा विद एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा यहां दे दिया गया, कितना दिया गया बच्चों 20 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड। देन फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, आपको तीनों स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है, पहली चीज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं इफ ओमेगा इंक्रीज्ड रेगुलरली, अगर ओमेगा को क्या करें कि लगातार इंक्रीज करते जाएं, देन व्हिच स्ट्रिंग ब्रेक फर्स्ट, कौन सी स्ट्रिंग पहले टूटेगी ये सोचना है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं पहली स्ट्रिंग मान लेता हूं, इसको मैं दूसरी स्ट्रिंग मान लेता हूं, इसको मैं तीसरी स्ट्रिंग मान लेता हूं। बच्चों सबसे पहले तो देखिए, ये जब ऐसे मोशन हो रहा होगा तो ये वाला मास इतने सर्किल में मोशन कर रहा होगा, ये वाला इतने सर्किल में मोशन कर रहा होगा और ये इतने में कर रहा होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी। क्यों? जितने टाइम में एक मोशन कंप्लीट करेगा उतने टाइम में सारे कंप्लीट करेगा, मींस ओमेगा सबका सेम होगा। अच्छा, तो थर्ड मास के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए देखते हैं। बच्चों इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर कितना चाहिए, वही टेंशन होगा यहाँ T3। आपको पता है स्ट्रिंग कोई भी हो अगर उसको खींचो दोनों तरफ से तो टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगता है, दोनों साइड से, तो ऐसा T3 लगेगा। यही T3 ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तीसरे मास को,
ये जो M3 है इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? T3 देगा। ठीक है, अब ये हटा देते हैं क्योंकि ये गंदा लग रहा है देखने में और हमको क्वेश्चन को समझने में फिर प्रॉब्लम आएगी अगर डायग्राम गंदा होगा, डर्टी होगा। तो बच्चों आपको टेंशन इन ईच बताना, मीन्स T1 भी फाइंड करना है, T2 भी फाइंड करना है और T3 भी फाइंड करना है। फर्स्ट हम क्या निकालने जा रहे हैं? T3 निकालने जा रहे हैं। बच्चों T3 कैसे निकलेगा? तो T3 इज इक्वल टू mr, वैसे उसका मास लेना चाहिए m3, r ये पूरा, तो ये होगा r3 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये r3 कितना होगा सोचो, ये पूरा रेडियस 1 1 1 मीन्स r3 कितना आ गया? 3 मीटर। तो लिख दो पहले m3 कितना है? 0.2 किलोग्राम, R3 कितना है? 3 मीटर और ओमेगा कितना है? 20 रेडियन पर सेकेंड। पुट करो सारी वैल्यू, तो T3 इक्वल टू कितना बचेगा? M3 मीन्स 0.2, R3 3, ओमेगा स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, ये यहां से आया बच्चों 80, 3 से मल्टीप्लाई किया तो T3 कितना आ गया? 240 न्यूटन। मीन्स इसको ये थर्ड स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट करेगा? 240 न्यूटन। बच्चों अब जरा ध्यान दीजिए, सेकंड वाले मास के लिए सोचिए, अब T2 के लिए। तो सेकंड वाले मास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो एक स्ट्रिंग से जुड़ा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इधर से मिलेगा, ये T2 वाला कहीं से इसको देगा। अच्छा अब देखिए इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा। आप M2 को अलग अगर बना के देखें तो आपको दिखेगा कि T2 अंदर लग रहा और T3 बाहर लग रहा, ऐसा कुछ। तो बच्चों नेट फोर्स किधर होगा, बाहर वाला या अंदर वाला? तो नेट फोर्स तो अंदर तरफ होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा तभी तो ये घूम रहा है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां मिल रहा होगा? अंदर की तरफ। इसका मतलब जो इस पे नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इनसाइड, टुवर्ड्स द सेंटर। अब टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, इसका मतलब नेट फोर्स पहले निकालेंगे कैसे? देखो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं? उनको घटाते हैं एक दूसरे में। फॉर M2 दूसरे मास के लिए हम करने जा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो? T2 कहां लग रहा? अंदर। T3 कहां लग रहा? बाहर। और रिजल्टेंट किधर है? अंदर तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा? T2 माइनस T3, और ये कितना आएगा? यह आएगा M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। तो भैया T2 इज इक्वल टू कितना होगा? M2 R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस T3, वैल्यू पुट कर दीजिए। M2 0.2, देखिए R2 कितना आया बच्चों? 2, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना दिया आपको? 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400 प्लस T3 कितना दिया है आपको? आपने कैलकुलेट कर रखा है 240। सॉल्व कर लीजिए तो T2 आपको कितना मिला? 160 आया यहां से प्लस 240 आया, कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 400 न्यूटन। ये कितना आंसर आया? ये आ गया 400 न्यूटन। ये पहला आंसर आया था और T2 दूसरा आंसर आ गया। अब बच्चों T1 फाइंड करो। फॉर M1 पहले वाले मास को अब देखेंगे। M1 के लिए ध्यान से देखो तो इसमें क्या होगा? इसका टेंशन कहां लगेगा? सेंटर की तरफ T1। रिजल्टेंट कौन ज्यादा होगा? सिंपल सी बात, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो यही रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा। मींस नेट फोर्स क्या आएगा? यहां लिख देंगे पहले फॉर M1। हम M1 के लिए क्वेश्चन यूज करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो क्या आएगा? T1 माइनस T2।
T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों R1 में तो कुछ सोचना ही नहीं, ये डिस्टेंस R1, अरे 1 मीटर हो गई यार। इट मीन्स यहां पे T1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस T2। वैल्यू पुट करो, M1 0.2, R1 1, ओमेगा स्क्वायर 400 प्लस T2 कितना निकला, T2 400। तो T1 कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई किया उधर से 80 प्लस 400 कितना आया 480 न्यूटन। ठीक है, अब पूछा गया इनमें से कौन सी स्ट्रिंग, ये तो T1 T2 T3 निकाला है। अब पूछा गया कि अगर हम ओमेगा को बढ़ाते जाएं, स्पीड को बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि स्ट्रिंग कोई ना कोई टूट जाएगी, क्योंकि एक लिमिट है, उसके बाद तो ब्रेक होना ही है। तो बच्चों अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो अगर सेम स्ट्रेंथ की सारी स्ट्रिंग मानी जाए तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगी, जिस पे टेंशन सबसे ज्यादा लग रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन किस पे लग रहा है, T1 पे या T2 पे या T3 पे। हमने देखा T1 पे। इसका तो सबसे पहले ब्रेक होने का चांस किसका है, पहले स्ट्रिंग का। तो हमेशा याद रखो, अगर स्पीड को लिमिट से ज्यादा बढ़ा दोगे तो सबसे पहले पहली वाली स्ट्रिंग मींस फर्स्ट स्ट्रिंग ब्रेक होगी, जो सेंटर के पास होगी। सेंट्रिपिटल फोर्स के बाद अब हमको यहां पे देखना चाहिए कि कैसे, अगर एक साइक्लिस्ट किसी टर्न पे अपनी साइकिल को टर्न करता है, मोड़ता है, तो वो अपनी बॉडी को बेंड क्यों करता है, और बेंडिंग से वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बट वो सेंट्रिपिटल फोर्स मिला कैसे, ऐसा क्या किया उसने कि सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गया। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं कि एक साइक्लिस्ट ऐसे टर्न पे जा रहा है, ठीक है, ऐसे टर्न पे कहीं वो जा रहा है। जब जा रहा है तो वो क्या करता है कि अपनी बॉडी को सीधा, ऐसे तो सीधा जा रहा था, ठीक है, सीधा, बट वो क्या करता है जब टर्न पे पहुंचता है तो वो अपनी बॉडी को थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर देता, थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या कर देता है, अपनी बॉडी को बेंड कर देता है। साइक्लिस्ट लीन्स इनवर्ड, अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, मतलब ये जा वो इधर रहा है और झुक ऐसे रहा। ये 3D डायग्राम है बच्चों, इसको आप ऊपर से देखिए, ठीक है। अच्छा, रोड ऐसी थी और भाई साहब झुक गए। जब ये अंदर की तरफ अपनी बॉडी को बेंड करता है तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या है, वर्टिकल से इनका एंगल कितना बन जाता है, थीटा। मान लिया कि ये साइक्लिस्ट था, जब टर्न पे पहुंचा तो वर्टिकल से इसने अपना कितना एंगल मेंटेन कर लिया, झुक के थीटा, और इजीली टर्न पे चला गया। ऐसे जा रहा था, देखो ऐसे जा रहा था, और जब टर्न पे पहुंचा, ऐसे साइक्लिस्ट है, ये ऐसे तो सीधा जा रहा था, बट जैसे ही मोड़ पे आया अपनी बॉडी को क्या करता है, थोड़ा सा झुका देता है। जैसे ये सीधा जा रहा, लेकिन जब टर्न पहुंचेगा तो ऐसे झुका देगा, वर्टिकल से ऐसे झुका देगा। जो ये बेंडिंग की है, ये बेंडिंग उसको सेंट्रिपिटल फोर्स बच्चों प्रोवाइड करती है। लेकिन कैसे, हम सबसे पहले तो देखते हैं जब साइक्लिस्ट ऐसे झुकेगा। अब सोचिए, आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है, ये आप सोचिए रोड, अब जब ऐसे झुकेंगे तो आप रोड को ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे आप रोड को क्या करेंगे, दबाएंगे, प्रेस करेंगे। जब आपको किसी एंगल पे उसको प्रेस करेंगे तो उसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी तो किसी एंगल पे लगेगा। ये हमने मान लिया कि उस साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है भाई, सेंटर इधर है, सेंटर इधर। अब देखिए क्या होने वाला है, जब ये इधर टर्न में झुक गया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला भी तो एंगल क्या होगा, थीटा। तो n का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, n cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, n sin थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। और हमने कहा
कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए जो कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। अब वो फोर्स किसने दे दिया? वे जो रिएक्शन था, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, जो रिएक्शन फोर्स था उसके कंपोनेंट। अच्छा, तो जो n sin थीटा ये लग रहा है, ये उसको क्या कर रहा है? ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों, आपको पता है कि अगर साइक्लिस्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है तो उसका एक वेट भी तो लग रहा होगा। वेट तो हर किसी का किधर लगता है? नीचे की तरफ। इसका मतलब इस डायग्राम, मान लिया ये पीएम जो है एक साइक्लिस्ट का एम सेंटर ऑफ मास ऑफ द साइक्लिस्ट, या कहें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और पी पॉइंट पे वो अर्थ को टच कर रहा है, और वो जब टर्न पे पहुंचा है तो वो अपनी बॉडी को ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा सा झुका दिया। उसने कितना झुकाया? हमने कहा थीटा एंगल झुका दिया। तो इस तरीके से ये हमको डायग्राम मिल गया, क्योंकि नॉर्मल उसका जो है रोड से जो नॉर्मल फोर्स लगा वो इधर चला गया, उसका एक कंपोनेंट n sin थीटा सेंटर की तरफ बन गया, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया, जबकि n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा। बच्चों, इट मींस आपको पता है अब साइक्लिस्ट जब ऐसे झुक के जा रहा है तो ना तो वो नीचे गिरने वाला है ना तो वो ऊपर उड़ने वाला है, मतलब mg और n cos थीटा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। हम कह सकते हैं सो n cos theta is equal to mg. This is equation number first. And n sin theta provides the centripetal force. The value of centripetal force is n sin theta, and we know that the centripetal force is required mv square upon r. This is equation number second. So we can say on dividing from equation second in first, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? n sin थीटा अपान n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r अपान में mg। बच्चों, n से n कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो रहा है, तो इधर क्या बचा? tan थीटा, इधर क्या बचा? v स्क्वायर अपान आर जी। इसीलिए कहा जाता है टर्न्स पे ज्यादा तेज साइकिल या मोटरसाइकिल को मत चलाइए। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा। इफ यू इंक्रीज्ड योर वेलोसिटी देन द एंगल्स आल्सो इंक्रीज्ड। इट मीन्स जो आपका झुकने का एंगल है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, थीटा बढ़ाना पड़ेगा अगर वेलोसिटी ज्यादा रखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे रेडियस पर भी तो डिपेंड करता है। अगर रेडियस छोटी है, जैसे अपने मोहल्ले वाले टर्न होते हैं तो बहुत छोटी सी रेडियस होती है, उस पर यूं बिल्कुल मुड़ना पड़ता है। वही अगर आप हाईवे पे जाएं तो उसकी रेडियस बड़ी कर दी जाती है, इसीलिए ताकि वहां सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत इजीली मिल जाए और ज्यादा कलाकारी ना करनी पड़े, ज्यादा हमें बॉडी को झुकाना ना पड़े, क्योंकि रेडियस अगर कम होगी, ठीक है, तो उसको झुकना ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक साइकिलिस्ट इस टर्न पे चल रहा है, एक इस पे चल रहा है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो किसको ज्यादा झुकना पड़ेगा? तो जिस टर्न की रेडियस कम है उसमें ज्यादा झुकना पड़ेगा। मान लीजिए साइकिलिस्ट था, उसको इतना झुका, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कम झुक के भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? ज्यादा है। जब रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे एंगल कम बनाना पड़ेगा, बेंडिंग कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर रेडियस छोटी है तो बेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए घर वालों की बात माननी है और वेलोसिटी को ज्यादा नहीं करना, क्योंकि रेडियस आप नहीं मेंटेन कर सकते बहुत ज्यादा। आपकी गली का जो टर्न है, आपके मोहल्ले में जो टर्न है, उनकी रेडियस मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? आप बाहरी बिल्कुल आउटर सरफेस से जाएंगे,
तो रेडियस एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, बट वेलोसिटी को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ब्रेक लगा के आप उसकी वेलोसिटी को कम कर लीजिए ताकि आपको झुकना कम पड़े, एंगल कम, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा एंगल बनाने में फिर आप टॉर्क भी नहीं दे पाते दूसरे हैंड से, तब भी गिरने का चांस रहता। खैर, तो ये हो गई बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट एट द टर्न्स। बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो क्वेश्चन आ गए। पहला है अ साइक्लिस्ट राइडिंग द बाइसिकल एट स्पीड ऑफ 14√3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हमको यहाँ पे उसकी स्पीड दे दिया है, कितना दे दिया गया, 14√3 मीटर पर सेकेंड, और टेक्स अ टर्न अराउंड a circular road of radius 20√3 meter. Means radius of the circular path is 20√3 meter. Without skidding, means वो गिर नहीं रहा, कहीं फिसल नहीं रहा है। Given small g is equal to, means small g क्या दे दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is his inclination to the vertical? अभी बच्चों मैंने बताया कि साइक्लिस्ट थीटा एंगल पे अगर नीचे की तरफ झुकता है तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। इस फार्मूले का यहां पे यूज करेंगे और इंक्लिनेशन फाइंड कर लेंगे। मींस tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, वी स्क्वायर 14√3 का स्क्वायर अपान आर 20√3 और इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9.8। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/20√3 इंटू 9.8, 196 इंटू 3/20√3 इंटू 9.8। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 98 से इसको कट करेंगे बच्चों 2 टाइम्स। इससे ये कटा, ये 2 से 2 कैंसिल, मीन्स बचा कितना ऊपर, √3 बचा। अब सोचिए अगर tan थीटा इक्वल टू √3 हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स साइक्लिस्ट को कितना इंक्लिनेशन लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। बट एक्चुअल में आपको कभी 60 डिग्री इंक्लिनेशन लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। खैर, फिलहाल अगर स्मूथ रोड हो तो इतना इंक्लिनेशन आपको लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ साइक्लिस्ट टर्न्स अराउंड द कर्व एट 15 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है, वो कर्व पर मुड़ रहा है, कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टर्न्स डबल द स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे, देन द टेंडेंसी टू ओवरटर्न विल बी। टेंडेंसी टू ओवरटर्न मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको चाहिए उसकी बात हो रही है। टेंडेंसी टू ओवरटर्न मीन्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसकी बात हो रही है। बच्चों, आप एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, mv²/r। इफ एनी पर्सन, या ये साइक्लिस्ट है, टर्न पे अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, इफ v इज डबल्ड देन f डैश सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, m इंटू 2v²/r। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो f डैश बराबर आ जाएगा 4 इंटू mv²/r, मीन्स f डैश इज इक्वल टू 4f। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए होगा, 4 टाइम्स। मीन्स जो पूछा गया टेंडेंसी टू ओवरटर्न मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स चाहिए होगा। कितना यहां पे फिल करेंगे बच्चों, विल बी 4 टाइम्स।